बिल्ला को लगा उसे एंजेला ने ठग लिया है। एंजेला, अगर तुम मुझे मिल गई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बिल्ला मन ही मन कहने लगा। लेकिन तभी उसे चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया। कड़कदार आवाज़ में इंस्पेक्टर दिवाकर ने कहा, यू आर अंडर अरेस्ट। चुपचाप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। इसके अतिरिक्त अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। थाने में लाकर बिल्ला का दिवाकर ने इंटरोगेशन किया। ये तो तुम जानते ही हो बिल्ला कि तुम्हारे ऊपर सैकड़ों केस हैं और डिपार्टमेंट ने तुम पर बड़ा भारी इनाम रखा हुआ है। मैं तुम्हारा आसानी से जब चाहूँ एनकाउंटर कर सकता हूँ, इसलिए मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। बताओ, तुम्ही ने विक्रांत का खून किया है ना? सर, इसमें कोई शक है क्या? बताओ, तुमने इस मर्डर का कितना पैसा लिया और कौन है इस सब के पीछे? झूठ नहीं बोलूँगा सर। मर्डर का सौदा 60 लाख में तय हुआ था। 30 लाख एडवांस मेरे पास आ गए। 30 लाख काम होने के बाद देने को कहा था, पर दूसरी किश्त 30 लाख मिलाई नहीं। किसने सौदा किया था? क्या नाम था उसका? सर, उसका नाम एंजेला था। कहाँ रहती है वो? सर, मुझे नहीं पता। मुझे मॉल बुलाया था, विक्रांत का नाम और एड्रेस दिया और पेश की 30 लाख रुपए। उसने कहा था काम हो जाने के बाद वो मुझे बाकी 30 लाख रुपए दे देगी, पर अभी तक मैं उसका इंतज़ार ही कर रहा हूँ। साले, किसे बेवकूफ़ बना रहा है? मरना चाहता है क्या? तुझ जैसे शार्प शूटर ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं? क्या एनकाउंटर कर दूं तेरा? करवा दीजिए। मैं पहली बार सच बोल रहा हूँ, तो आप लोग मेरा विश्वास नहीं कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि तू बिना उसका एड्रेस लिए मर्डर करने को तैयार हो गया? सर, आप माने या ना माने, उस महिला में गजब का आकर्षण था। उसके बात करने का ढंग, उसकी फ्रेग्रेंस, उसका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि मैं उस पर विश्वास करता चला गया। अगर तुम विक्रांत का मर्डर करोगे तो तुम जीवन में कम से कम एक तो अच्छा काम करोगे ही। यानी उसने तुझ जैसे बदमाश को भी चूना लगा दिया। दिवाकर कमरे से बाहर आया और कंगना के पास गया, जो झूठ पकड़ने की मशीन के सामने बैठी थी। सर, बिल्ला झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन अब हम करेंगे क्या? कंगना, बिल्ला ने केस को काफ़ी हद तक आसान बना दिया है। मॉल में तो जगह जगह हर एंगल से कैमरे लगे रहते हैं। किसी न किसी में तो एंजेला हमें दिखेगी ही। दिवाकर ने मॉल आकर मॉल के मैनेजर से संपर्क किया, उसे अपना परिचय पत्र दिखाया और उसे बताया कि उन्हें मॉल के सीसीटीवी की इस माह के दिनांक 7 तारीख की सीसीटीवी फुटेज देखनी है। मैनेजर उन्हें अपने सूचना कक्ष में ले आया, जहां 4 टीवी मॉनिटर पर मॉल में हो रही गतिविधियों पर नज़र रखी जाती थी। दिवाकर और कंगना ने मॉल की गतिविधियों का बारीकी से अध्ययन किया और एंजेला की तलाश सीसीटीवी पर की। कुछ समय बाद उन्हें एक ग्रेसफुल सी लेडी दिखाई दी, जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। वो बिल्ला को मॉल के एक कॉर्नर में ले गई। सब कुछ ठीक था, लेकिन उस महिला की शिनाख्त कर पाना अभी भी एक पहेली बनी हुई थी। उन्होंने मैनेजर से पूछा, क्या वो इस लेडी को पहचान पाए हैं? मैनेजर ने कहा, बिना मास्क हटाए तो पहचानना बहुत मुश्किल है, पर इनके हाव भाव से ये तो अवश्य प्रतीत हो रहा है कि ये हाई सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती हैं। दिवाकर और कंगना कॉफ़ी पीते रहे और सोचते रहे। चलो कंगना, वापस चलते हैं। एक आइडिया मेरे दिमाग में है, अगर क्लिक कर गया तो हम अपने गोल को पा लेंगे। दिवाकर ने आते ही इंटरोगेशन रूम में बैठे बिल्ला से पूछा, अच्छा ये बताओ, जो रुपए तुम्हें एंजेला ने दिया था वो गड्डियों में था या फुटकर था? बिल्ला ने जवाब दिया, गड्डियों में था। उन पर ग्रीन हंट बैंक की स्लिप लगी हुई थी। वेरी गुड बिल्ला, अब तुम आराम कर सकते हो। दिवाकर ने सारी बात कंगना को बताई और कहा, सर्च करो ग्रीन हंट बैंक कहाँ है।
कंगना ने सर्च करके बताया। सर, ग्रीन हंट बैंक की मुख्य शाखा मॉल के पास ही है। ठीक है, तो जल्दी चलो मेरे साथ। दिवाकर और कंगना ग्रीन हंट बैंक आ गए। उन्होंने बैंक मैनेजर को अपना परिचय दिया और उनसे पूछा, क्या आपके बैंक में 7 तारीख को एंजेला, जिसका अकाउंट आपके बैंक में है, उसने 30 लाख रुपए विड्रॉ किए थे? मैनेजर ने तुरंत अपने कैशियर को बुलाकर कहा, जरा देख कर बताइए, क्या 7 तारीख को एंजेला मैडम ने बैंक से 30 लाख रुपए निकाले थे? करीब 15 मिनट बाद आकर कैशियर ने बताया, सर, एंजेला मैडम के अकाउंट में तो सिर्फ 20 लाख रुपए है। हाँ, मैडम शोभना सरकार ने अवश्य 7 तारीख को 30 लाख रुपए विड्रॉ किए थे। और सर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज भी उन्होंने 30 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं। दिवाकर और कंगना की आंखों में चमक आ गई थी। उन्होंने मैनेजर से पूछा, कौन है ये शोभना सरकार? क्या आप हमें इनका एड्रेस और इनके खाते में लगी इनकी फ़ोटो दिखा सकते हैं? क्यों नहीं सर, अभी देख लीजिए। क्या आप हाई कोर्ट जस्टिस शोभना सरकार को नहीं जानते? इंस्पेक्टर दिवाकर और कंगना सख्ते में आ गए। उनके मुंह से निकला, क्या हाई कोर्ट जस्टिस? बाहर आकर दिवाकर ने कंगना से कहा, कंगना, हम अपनी मंजिल तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन आगे का सफ़र बहुत दुष्कर प्रतीत होता है। कैसे हम शोभना सरकार से जाकर कह सकते हैं कि हम आपको विक्रांत मर्डर केस में अरेस्ट करने आए हैं? और अगर 1% वो ना हुई जिसकी हमें तलाश है, तो हमारा क्या हश्र होगा? ठीक कह रहे हैं सर। क्यों ना ऐसे में हम डिटेक्टिव कर्नल पुरोहित की मदद लें, जो भी गाज गिरनी होगी उन्हीं पर गिरेगी। नहीं कंगना, कर्नल पुरोहित एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मेरे दिल में उनके लिए ढेर सारा सम्मान है। हम उन्हें नहीं फंसा सकते, कुछ अलग हटकर सोचना होगा। काफ़ी देर बाद इंस्पेक्टर दिवाकर ने कंगना से कहा, कंगना, मेरे दिमाग में एक योजना आ रही है, लेकिन उसमें रिस्क है। फिर इंस्पेक्टर दिवाकर ने कंगना को अपनी योजना बताई। सर, इसमें रिस्क तो है, लेकिन बिना रिस्क लिए सफलता मिलना भी मुश्किल होता है। मैं बिल्ला की रिस्ट वॉच में माइक्रोचिप फिक्स कर दूंगी। योजना के अनुसार थाने आकर दिवाकर ने बिल्ला से कहा, तुम कह रहे थे कि तुम्हें कुछ काम पूरे करने हैं, तो ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। जाओ और अपने आवश्यक काम निपटा लो, लेकिन याद रहे, मोहलत सिर्फ 1 हफ्ते की दी जा रही है। 1 हफ्ते बाद तुम स्वयं थाने आ जाना, वरना तुम्हारा एनकाउंटर करने के अतिरिक्त मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। बिल्ला खुश होते हुए बोला, ठीक है सर, आपकी मेहरबानी। मैं 1 हफ्ते बाद थाने आ जाऊंगा, और नहीं आऊंगा तो जाऊंगा भी कहाँ? जहाँ इतने केस चल रहे हैं मेरे ऊपर, एक केस और सही। कंगना ने आकर बिल्ला को उसकी रिस्ट वॉच और पर्स देते। उस शाम बिल्ला को एंजेला का फ़ोन आया और फ़ोन पर उसने कहा, सॉरी बिल्ला, मैं समय से तुम्हें बकाया रकम नहीं दे सकी। कल शाम को 7 बजे तुम थिएटर, जहाँ रंगमंच है, वहाँ आ जाओ। मैं तुम्हें बाकी की रकम अदा कर दूंगी। बिल्ला बहुत प्रसन्न था। वो योजना बनाने लगा कि पैसा लेकर वह किसी दूसरे शहर में भाग जाएगा, जहाँ पुलिस उसे नहीं ढूंढ पाएगी। प्रसन्न इंस्पेक्टर दिवाकर भी थे, क्योंकि उन्होंने एंजेला और बिल्ला के दरमियान हुई बातें सारी सुन ली थी। इंस्पेक्टर दिवाकर ने कंगना से कहा, कल तुम 6:30 बजे वीडियो कैमरा लेकर थिएटर पहुंच जाना। हमें किसी भी दशा में इस आए हुए मौके को खोना नहीं है। तुम्हें उन दोनों का वीडियो बनाना है। एंजेला और बिल्ला की फ़ोटो भी खींचनी है, ताकि हम जान सके कि एंजेला ही जस्टिस शोभना सरकार है। अगली रोज़ शाम को 7 बजे थिएटर के पास एंजेला और बिल्ला की मीटिंग हुई। एंजेला ने बिल्ला को एक पैकेट पकड़ा दिया और ज़्यादा बात न करते हुए अपनी कार की ओर बढ़ गई। कार में बैठते ही एंजेला ने चेहरे से मास्क हटा दिया। नाइट विजन कैमरे से कंगना ने उनकी बिना मास्क वाली फ़ोटो भी खींच ली। उधर दिवाकर ने
एंजेला की कार चलते ही मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए बिल्ला को अरेस्ट कर लिया और थाने ले आया। वीडियो और फोटो देखकर दिवाकर संतुष्ट हो गया कि जस्टिस शोभना सरकार ने ही बिल्ला को विक्रांत को मारने की सुपारी दी है। कंगना ने कहा, सर अभी भी एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, इतनी बड़ी अधिकारी ने ऐसा क्यों किया होगा। मुझे लगता है कि इनकी कोई बेटी होगी, उसके साथ विक्रांत ने ये गंदा खेल खेला होगा, इसीलिए उन्हें विक्रांत को मारने की सुपारी देनी पड़ी। कंगना, हम पुलिस अधिकारी हैं, हमारा काम वजह जानना नहीं, हम समाज सुधारक भी नहीं हैं। फैक्ट्स हमारे सामने हैं और इसी के आधार पर हमें इस हफ्ते चार्जशीट कोर्ट में दायर करनी होगी। कैसे, क्या, कब, क्यों, ये फैक्ट्स फाइंडिंग देखना तो कोर्ट का काम है। बिल्ला को हम अरेस्ट कर ही चुके हैं और आगे आने वाले 1-2 दिन में हमें जस्टिस शोभना सरकार को अरेस्ट करना होगा। 2 दिन बाद इंस्पेक्टर दिवाकर और कंगना जस्टिस शोभना सरकार के बंगले पर जा पहुंचे। जस्टिस सरकार उनके आने का तात्पर्य समझ गई थी, फिर भी उन्होंने पूछा, बताइए इंस्पेक्टर, आपको क्या काम है मुझसे? कोई काम नहीं है मैडम, हम विक्रांत मर्डर केस में तहकीकात कर रहे थे। आपसे पूछने आए हैं कि आपने विक्रांत को मारने की सुपारी बिल्ला को दी थी। इंस्पेक्टर, बहुत नाम सुन रखा है तुम्हारा, पर तुम्हारे मुंह से सुपारी जैसे वर्ड अच्छे नहीं लगते। सुपारी अंडरवर्ल्ड के लोग सज्जनों को मरवाने के लिए देते हैं। क्रिमिनल्स और समाज पर कलंक लोगों को मारने के लिए सुपारी नहीं, अवसर दिया जाता है। हाँ, मैंने विक्रांत को मारने के लिए बिल्ला को आदेश दिए थे। विक्रांत ने न जाने कितने घर तबाह बर्बाद किए हैं। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। विक्रांत के खिलाफ 2 लड़कियों के केस मेरे सामने भी आए थे। मुझे मालूम था कि विक्रांत ने उन बच्चियों का मानसिक और शारीरिक शोषण ही नहीं, बल्कि उनके जीवन को बर्बाद कर दिया है। लेकिन मैं उसे सजा नहीं सुना सकी क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत, कोई साक्ष्य था ही नहीं। विवश होकर मुझे उसे बरी करना पड़ा। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अगर बेड़ियाँ लगाकर ले जाना चाहते हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। कैसी बातें कर रही हैं मैडम, बस आपको तारीख पर कोर्ट में हाजिर होना होगा। कंगना अचानक बोल उठी, मैडम, क्या आपकी लड़की के साथ? बीच में टोकते हुए शोभना सरकार ने कहा, नहीं, मेरी कोई लड़की नहीं है। इसके अतिरिक्त मैम, कोई पर्सनल वजह भी थी क्या? नहीं। न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल पर पूरे दिन केवल विक्रांत मर्डर केस और शोभना सरकार की चर्चा होती रही। कोर्ट में एबीसी अपार्टमेंट के मैनेजर भार्गव, सिक्योरिटी गार्ड रमेश, रूपा मेहता और 2 अन्य लड़कियों ने अपनी गवाही में कोर्ट को बताया कि कैसे विक्रांत की गंदी हरकतों से एक पॉश कॉलोनी नरक से भी बदतर हो गई थी। अपार्टमेंट की बच्चियों और बच्चों पर इस सब का बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। रूपा मेहता और अन्य 2 लड़कियों ने अदालत को अपनी आप बीती सुनाई, जिसने अदालत में बैठे सभी दर्शकों के मन को झकझोर दिया। इन लोगों की गवाही के बाद मिनिस्टर रुद्र प्रकाश को भी गवाही के लिए बुलाया गया। मिनिस्टर रुद्र प्रकाश ने बताया, मृतक विक्रांत मेरा बेटा था, लेकिन आज से 6 वर्ष पूर्व उसने बेटा होने का हक खो दिया था। जिसका जमीन मर गया हो वो तो मृतक के समान ही होता है। उसे गुस्सा आता था कि मैं और लोगों की तरह पाप की कमाई क्यों नहीं इकट्ठी करता, क्यों नहीं औरों की तरह ऐशो आराम के साथ रहता। लेकिन मेरा मानना था कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। काम में व्यस्त मैं उसे दिनों दिन बिगड़ता हुआ देखता रहा। ड्रग्स और शराब की लत ने उसे अंधा बना दिया था। मेरे उसे समझाने के सारे प्रयास विफल हो गए। एक दिन वो मुझसे 1 करोड़ रुपए मांगने आया। मैंने साफ कह दिया कि मेरे पास रुपए नहीं है, लेकिन वो जिद पर अड़ गया और जेब से चाकू निकालकर मुझसे बोला, आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। मैं चाहता तो उसे
उसी समय सुरक्षा गार्ड से पकड़वा सकता था, उसे जेल भिजवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, जो शायद मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मैंने घर की तिजोरी की चाबियां उसे दे दी और उससे तमाम रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिए। तिजोरी में जो भी पैसा था वो लेकर चला गया। उसके बाद मैंने उसकी डेड बॉडी ही देखी है, इसलिए उसके मर जाने का मुझे जरा भी अफसोस नहीं है और ना ही उसके खिलाफ कोई रोष है जिसने उसे मारा है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मारने वाले ने एक अच्छा काम किया है, मेरे बेटे के पाप कर्मों से समाज को मुक्ति दिलाई है। इसके बाद कोर्ट में जस्टिस शोभना सरकार और बिल्ला को पेश किया गया। वकील साहब ने बिल्ला से पूछा, इन्हें देखकर बताओ, क्या तुम्हें इन्होंने ही विक्रांत का खून करने के लिए 60 लाख की सुपारी दी थी? अपने सामने शोभना सरकार को देखकर बिल्ला हतप्रभ रह गया। बचपन की यादें, उसकी आदर्श शिक्षिका, उसका सदैव हित चाहने वाली मार्गदर्शी मैडम सरकार सामने खड़ी थी। वो मन ही मन सोचने लगा, तो क्या एंजेला और शोभना सरकार एक ही महिला हैं? वो काफ़ी देर तक मौन खड़ा रहा और सोचता रहा। वकील साहब के दोबारा जोर से पूछने पर मन ही मन कुछ निश्चय करके बिल्ला ने कहा, बिल्कुल नहीं, इन्हें तो मैंने आज पहली बार देखा है, मैं तो इन्हें जानता ही नहीं। क्या बकवास लगा रहे हो? तुमने इनसे 60 लाख रुपए लिए जिसकी वीडियो हमारे पास है, और तुम कह रहे हो तुम इन्हें जानते तक नहीं। मैं सच कह रहा हूँ वकील साहब, मैंने पैसा एंजेला मैडम से लिया था और ये एंजेला मैडम हो ही नहीं सकती। 1 से लाख बार भी आप मुझसे पूछ लीजिए, मेरा जवाब यही होगा कि ये वो नहीं है। वकील साहब ने कहा, योर ऑनर, मुझे लगता है कि बिल्ला होस्टाइल हो गया है। जानबूझकर या किसी षड्यंत्र के तहत ये इन्हें पहचानने से इनकार कर रहा है। इसके बाद जज साहब ने केस की तारीख 15 दिन के लिए टाल दी। केस चलता रहा, लेकिन ये एक रहस्य बना रहा कि क्यों जस्टिस शोभना सरकार ने बिल्ला को विक्रांत को मारने के लिए सुपारी दी। अंत में विवश होकर जज साहब ने पूछा, आप कोर्ट को बताइए, वो कौन सी पर्सनल वजह थी जिसके चलते आपने बिल्ला को विक्रांत को मारने के लिए कहा? मैडम शोभना सरकार ने तेज स्वर में कहा, मैं इस अदालत को कई बार बता चुकी हूँ कि 2 केसेस में मैं विक्रांत को मृत्यु दंड देना चाहती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि विक्रांत समाज पर लगा हुआ एक बदनुमा दाग है। लेकिन साक्ष्य के अभाव में मैं ऐसा नहीं कर सकी, इसलिए मैंने बिल्ला को विक्रांत को मारने के लिए कहा। आप गलत कह रही हैं, कुछ छुपा रही हैं मैडम, ये वजह हो ही नहीं सकती। मैंने मालूम किया है, वो केसेस आपके सामने आज से 5 साल पहले आए थे, तो क्या आप 5 साल तक सोती रहीं? न्यायालय को सच बताइए मैडम, नहीं तो सज़ा में नरमी की हकदार आप नहीं रहेंगी और आपको मृत्यु दंड अथवा उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। शोभना सरकार चीख कर बोली, हाँ, दे दीजिए मुझे मृत्यु दंड। मैं ऐसी मानसिकता के समाज में जीना भी नहीं चाहती। इसके बाद मैडम की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अदालत में शांति छा गई थी। मौन तोड़ते हुए जज साहब ने इंस्पेक्टर दिवाकर से पूछा, क्या आप लोगों ने जस्टिस सरकार से इस सब की वजह जानने का प्रयास किया? पता लगाया है जज साहब, आपको विस्तार से इस विषय में कंगना बताएंगी। कंगना ने कोर्ट को बताया, सर, हमने शुरू से वजह जानने का प्रयास किया, पर मैडम ने हमें कुछ नहीं बताया, ना ही वो किसी दशा में अपना मौन तोड़ेंगी। हमने उनके पर्सनल नौकर से पूछा, उससे बताया कि मैडम का 13-14 साल का एक लड़का है जो देहरादून एसाइलम में रहता है। वहाँ जाकर जो हमने देखा उसे बयान नहीं किया जा सकता। मैडम का 14 साल का मासूम सा बच्चा एसाइलम में जंजीरों से जकड़ा हुआ था। डॉक्टर ने बताया
कि बच्चे के साथ कई लोगों ने या एक ही व्यक्ति ने कई बार अप्राकृतिक रूप से गंदा काम किया है, जिसका उसके दिमाग पर बहुत खतरनाक असर हुआ है। बच्चा सहम गया है। बंधन हटाते ही वो झटपटाना और चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। बच्चे को खतरनाक मानसिक रोग हो गया है। एक तरह से इस समय तो वो एक जिंदा लाश है। कंगना ने जज साहब को एसाइलम का एक वीडियो भी दिखाया जो वास्तव में दिल को झकझोर देने वाला था। अब आप ही बताइए जज साहब, जिस महिला के पति सेना के अधिकारी थे और जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उसका एकमात्र जीवन का सहारा उसका बेटा उससे छिन जाए तो वो क्या करेगी? खुद जस्टिस होते हुए 2 बार विक्रांत को बरी करने के बाद उनको बखूबी समझ आ गया कि कानून से उन्हें जिल्लत मिलने के सिवा कुछ और नहीं मिलेगा। इसलिए विवश होकर उन्होंने ये कदम उठाया। वहाँ उपस्थित सभी की आंखों में जस्टिस सरकार के लिए दया और सहानुभूति थी। वकील साहब ने कहा, यह अपनी तरह का एक अनूठा केस है जिसमें न्याय करने वाली जस्टिस को स्वयं न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। 2 बार न्याय करने में असफल रहकर उन्हें समझ आ गया कि मौजूदा न्याय प्रणाली में दोषी को सजा देना कितना कठिन कार्य है, क्योंकि न्याय की देवी की आंखों पर तो पट्टी बंधी है। वो सही न्याय कैसे दे सकती है? आपने देखा होगा योर ऑनर, आए दिन भीड़ के सामने कितने कत्ल और अपराध होते हैं, लेकिन क्या भीड़ का कोई आदमी गवाही देने आता है? नहीं ना। बेचारी पुलिस को अपराध सिद्ध करने का जिम्मा सौंप दिया जाता है, जिन्हें मजबूरन झूठे गवाह और साक्ष्य इकट्ठे करने पड़ते हैं। क्या इन झूठे गवाहों और साक्ष्य के बल पर आरोप सिद्ध किया जा सकता है? योर ऑनर, वक्त आ गया है कि जब हमें न्याय के इस मूर्त की आंखों पर पड़ी इस काली पट्टी को हटा देना चाहिए, तभी सभी को सही न्याय मिल पाएगा। योर ऑनर, न्याय व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने का समय आ गया है। क्या कसूर है नन्हे चिंटू का, जो उम्र भर के लिए उसे एक डरी सहमी सी अपहज जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया गया? मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है जज साहब कि ऐसा आदेश सुनाइए जो सभी के लिए नज़ीर बन जाए। जज साहब ने बहुत सोच विचार के बाद में आधे घंटे के बाद आदेश दिया। जस्टिस सरकार की करुण गाथा वकील साहब की तकरीर सुनकर आज मैं भी कुछ अलग करने जा रहा हूँ। न्याय प्रणाली में बंधकर नहीं, आज मैं सारे बंधन तोड़ दूंगा। इस केस में मैं शोभना सरकार को बाइज्जत बरी करता हूँ। यहाँ तक कि सिर्फ इस केस के लिए मैं बिल्ला को भी दोषी नहीं मानता और उसे भी इस केस से बरी करता हूँ। साथ ही मैं इंस्पेक्टर दिवाकर और कंगना उनकी टीम की भरपूर प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने सच की खोज में आउट ऑफ वे जाकर परिश्रम किया। कोर्ट का डिसीजन सुनकर सबके चेहरे खिल उठे थे। जस्टिस शोभना सरकार ने सबका अभिवादन किया। बिल्ला को पास बुलाकर उन्होंने कहा, इतनी जल्दी मेरी सीख को भूल गए? जिंदगी सुधरने के 1-2 ही मौके देती है। विमल ललकारनी से बिल्ला बन गए और इतनी जल्दी मेरी मार, मेरे उपदेश, मेरी सीख को कैसे भूल गए तुम? मुझको अफसोस है मैडम कि मैं आपकी अच्छी बातों पर अमल नहीं कर सका और आज आपके सामने सर झुकाए खड़ा हूँ। बस मैडम, आज से, अभी से मैं आपको वचन देता हूँ कि कोई गलत काम नहीं करूँगा। आपके बताए हुए सद्मार्ग पर ही चलूँगा। आपने मेरा जीवन बदल दिया है। बिल्ला के मित्र ने उसको लाकर एक पैकेट दिया। उस पैकेट को जस्टिस शोभना सरकार को देते हुए बिल्ला ने कहा, मेरी ओर से चिंटू बाबा के लिए ये भेंट स्वीकार कर लीजिए। इसमें से मैं एक नोट जरूर अपने पास रखूँगा जो मुझे सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा। मैडम, आपकी मेहनत और ईमानदारी की कमाई लेकर मैं अपने आप को लज्जित और दोषी महसूस कर रहा हूँ। जस्टिस शोभना सरकार ने दिवाकर और कंगना को धन्यवाद दिया और अपनी कार में बैठकर चली गई। बिल्ला ने इंस्पेक्टर दिवाकर से पूछा, सर, अब मेरे लिए क्या आदेश है? आदेश क्या होता?
जाओ ऐश करो, आज के बाद भूल से भी गलत काम मत करना। जाते जाते ये तो बताते जाओ कि बिमल ललकानी का क्या किस्सा है। सराज का बिल्ला कल का बिमल ललकानी था। सीधा साधा, पढ़ाई में मशगूल रहने वाला, क्लास में हमेशा फर्स्ट आने वाला। लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं होती जो शरीफ बच्चों को गलत रास्ते पर डाल देते हैं। उन दिनों शोभना सरकार हमारी मैडम हुआ करती थी। उनसे सभी बच्चे बहुत डरते थे, साथ ही उनका आदर भी बहुत करते थे, क्योंकि वह बहुत अच्छा पढ़ाती थी और सभी बच्चों को कामयाब होते हुए देखना चाहती थी। मुझ पर उनकी विशेष कृपा थी। वो मुझे एक आदर्श विद्यार्थी और सफल नागरिक बनते हुए देखना चाहती थी। एक बार उन्होंने मुझे गुंडे बच्चों से लड़ते हुए देख लिया। एक गुंडा मेरे को चाकू मारने ही वाला था कि मैडम सरकार वहाँ आ गई। उनको देखकर गुंडे बच्चे वहाँ से भाग गए। मैडम सरकार ने मुझे बहुत मारा, क्योंकि जो सपना उन्होंने मेरे लिए देखा था वो उन्हें टूटता हुआ नजर आया। उन्होंने मुझे समझाया और भविष्य में कोई भी गलत काम न करने का आश्वासन लिया। वो एचजीएस में सेलेक्ट हो गई और स्कूल छोड़कर चली गई। मैं उनके बताए हुए आदर्शों पर नहीं चल सका, भटक गया और बिमल ललकानी ने बिल्ला को जन्म दिया। इंस्पेक्टर दिवाकर ने कहा, ठीक है, अब भविष्य में बिमल ललकानी बनने का प्रयास कभी मत करना। ऐसा न हो कि आज के बाद तुम कभी मेरे रास्ते में बिल्ला बनकर आ जाओ और मुझे तुम्हारा एनकाउंटर करना पड़े। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।